हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 7 दिसंबर और आज की वीडियो में हम 7 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सारी जो PDF है वो वहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP की तर्ज पर अब किस राज्य में हर जिले में विशेष खेलों को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश यानी कि ODOP की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में ODOS, याद रखेंगे ODOS यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक खेल योजना जो है शुरू की जाएगी। अगला है, भोपाल में 65वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जूनियर मिश्रित टीम पिस्टल में उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने कौन सा पदक जीता। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है यानी जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की, तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको नवंबर मंथ की, ठीक है, नवंबर मंथ की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर मंथ की जो PDF है वो भी आपको उपलब्ध जो है हो जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नवंबर मंथ का वीडियो भी जो है अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वाराणसी बेंगलोर हवाई अड्डे पर DJ यात्रा की सुविधा शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और याद रखेंगे कि भारत में कितने हवाई अड्डों पर जो है DJ यात्रा की सुविधा शुरू हो चुकी है, तो 3 हवाई अड्डे हैं, वाराणसी बेंगलोर और दिल्ली। अगला है, हाल ही में कहां पर आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अनीस थोपानी ने अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, थाईलैंड। अगला है, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए, ये बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला है, हाल ही में किसने अंडर 17 बैडमिंटन वर्ग में भारत का पहला पदक जीता है। तो अंडर 17 बैडमिंटन वर्ग में भारत का जो पहला पदक जीता है वो जीता है उन्नति हुड्डा ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, भारत का कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा। तो दिव्यांगों के लिए एक अलग ही विभाग जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र। यहाँ पे बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। और याद रखेंगे कि जो दिव्यांगों के लिए अलग से विभाग की स्थापना की गई है, तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को ये नौसेना दिवस मनाया जाता है। R वेंकटरमन की जयंती हर साल कब मनाई जाती है, तो 4 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों ये थे 6 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट में। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के जो चित्रकूट है यहाँ पर तुलसी जल प्रपात में जो है अपना पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ग्लास स्काई वॉक है क्या, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक इमेज देखिए। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है, ये ग्लास स्काई वॉक है। ठीक है, ग्लास स्काई वॉक है यानी कि कांच का बनाया हुआ ये जो है पुल है, देख सकते हैं ये कांच है और ये काफ़ी ऊंचाई पे बनाया जाता है और नीचे का जो आपको सीन है वो पूरा यहाँ से क्लियर जो है विजिबल होता है। तो कांच का ये आप कह सकते हैं पुल है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनेगा, तो याद रखेंगे चित्रकूट में। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश वन निगम ने चित्रकूट वन मंडल के मारकुंडी रेंज में झरने के ऊपर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसे जो ये आपका तुलसी जलप्रपात है जहां पर ये ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा, इसको जो है पहले सबरी जलप्रपात कहा जाता था, लेकिन अभी जो है इसी साल
इसका जो नाम है वो बदल दिया गया और राज्य सरकार ने इसका नाम बदल करके तुलसी जलप्रपात कर दिया। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है ये किस जलप्रपात पे बनाया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे तुलसी जलप्रपात। और जो तुलसी जलप्रपात है इसका पुराना नाम क्या था, तो सबरी जलप्रपात। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। यहाँ 40 फीट की ऊंचाई से पानी की 3 धाराएं गिरती हैं। ग्लास स्काई वॉक से नीचे जंगल का नज़ारा भी दिखेगा क्योंकि विजिबल होगा, ग्लास है। ग्लास वॉक पूरा होने के बाद इस जगह पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है, तो ये तो वृद्धि होगी ही। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, चित्रकूट में बनेगा। जलप्रपात अगर पूछा जाता है तो तुलसी जलप्रपात भी बनेगा और ये प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगिकरण और धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 33,769 करोड़ रुपए। दोस्तों 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगिकरण और धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33,769 करोड़ रुपए का एक अनुपूरक बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के पहले दिन जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने अनुपूरक बजट पेश किया। 33,769 करोड़ रुपए के कॉर्पस में से 14,000 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए आवंटित किए गए। अगले वर्ष फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। ठीक, तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, तो 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। ठीक है, अब शब्द है कि अनुपूरक बजट क्या होता है। तो दोस्तों क्या है कि जो सरकार है वो हर साल अपना बजट पेश करती है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि हर साल बजट पेश किया जाता है। अब अगर कोई बजट पेश किया गया है और उस यानी एक साल के अंदर ही जो फंड है उसकी कमी पड़ने लगती है, यानी रुपए की कमी पड़ने लगती है जिस भी विभाग में, जैसे ठीक है कोई भी विभाग को जो बजट में धन दिया जाता है अलग अलग, तो अगर किसी में कमी पड़ती है तो इसके लिए जो है क्या होता है, अनुपूरक बजट लाया जाता है। यानी कि दोबारा से जो है एक बजट पेश किया जाएगा और उसमें धनराशि आवंटित की जाएगी और दोबारा से जो बजट लाया जाता है उसको ही कहा जाता है अनुपूरक बजट। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। तो याद रखेंगे आप, अभी जो है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया है 33,769 करोड़ रुपए का। अगला है, कौन सी राज्य सरकार राज्य में अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये राज्य में कम से कम 17 अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर रही है। ये अगले साल जून तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। ड्राइविंग स्किल्स सिखाने के अलावा ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे। संस्थान को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक चालकों को प्रशिक्षित करने और मामूली शुल्क पर अपने निजी वाहन चलाने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक, तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि कौन सी राज्य सरकार जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर रही है, तो ये कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य में कम से कम 17 अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित जो है वो किए जाएंगे। अगले साल जून तक इसका टारगेट रखा गया है कि अगले साल जून तक जो है ये बन करके तैयार हो जाएंगे। अगला है, भारत का पहला डार्क नाइट रिजर्व स्काई रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बन करके जो है तैयार हो रहा है यानी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख में क्या बन रहा है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। दोस्तों लद्दाख चांगथांग क्षेत्र के, पहले तो ये याद रखेंगे लद्दाख में बन रहा है, तो लद्दाख चांगथांग क्षेत्र के हनले गांव में, गांव अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे हनले गांव, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाने के लिए तैयार है। हैनली में लगभग 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने हैनले गांव के प्रशिक्षित युवाओं को 18 टेलीस्कोप बांटे हैं। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर हैनली भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा 2001 में स्थापित दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ऑप्टिकल टेलीस्कोप का घर है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे,
लद्दाख में। ठीक है, गांव अगर पूछ लिया जाए आपसे तो चांगथांग क्षेत्र का एक गांव है हैनेले। ठीक है, हैनेले जो है गांव है, ऐसे भी मिल सकता है आपको हैनेले, तो याद रखेंगे हैनेले गांव है। यहीं पे बन रहा है भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। ठीक है, अभी डार्क नाइट स्काई रिजर्व है तो इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों क्या है, तो दोस्तों जो डार्क नाइट स्काई रिजर्व होता है तो ये एक क्षेत्र विशेष होता है। तो एक क्षेत्र विशेष में क्या है, जैसे ये हेनले गांव में बनाया जा रहा है भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, तो ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पर क्या है कि बिना किसी ऊर्जा को खर्च किए, यानी कि कृत्रिम लाइट की यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और बिना किसी प्रदूषण को किए यहाँ पर जो है जो खगोलविद होते हैं वो यहाँ पर जो है शोध का कार्य कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएंगी, तो जो अंधेरी रात होगी, ठीक है, जब अंधेरी रात होगी तो वहाँ पर जो है जो तारों की रोशनी होती है, जो स्टार्स हैं, तारों की जो रोशनी होती है, उसके ही रोशनी में जो है यहाँ पर शोध किया जा सकता है। तो ऐसे स्थान को डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहा जाता है। तो भारत का जो पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व है ये लद्दाख में जो है बनाया जाएगा, हेनले गांव में। और दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो शक्तिशाली दूरबीनें यहाँ पर स्थापित की जाएंगी ताकि जो खगोल के क्षेत्र में अध्ययन है वो यहाँ पे किया जा सके। और वैसे अगर देखा जाए जो हेनले गांव है लद्दाख का, ये दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है खगोल के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए। तो इस वजह से जो हेनले गांव है ये भी अपने आप में काफ़ी फेमस है, तो उसको भी याद रखेंगे। हेनले गांव कहाँ पे पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। और दोस्तों ये जो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा, इससे एक लाभ ये भी होगा कि पर्यटन को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि पर्यटक भी यहाँ पे जा सकेंगे। जो पर्यटक होंगे वो यहाँ पर जो है रात के समय में जाएंगे, और रात के समय में जो है वो आकाश को जो बड़ी दूरबीनें यहाँ पे स्थापित की जाएंगी उसके माध्यम से वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा क्योंकि देश का ये पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा जो कि लद्दाख के हेनले गांव में बनाया जाएगा। अगला है 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, तो ये बन गया है इंडिया, यानी कि हमारा भारत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इसके अनुसार भारत 2022 में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ 100 बिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। 2021 में भारत को प्रेषण में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार जो भारत है ये 2022 में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस, अभी रेमिटेंस किसको कहा जाता है, तो रेमिटेंस कहा जाता है जो धन किसी के द्वारा भेजा जाता है। यानी कि अब भारत की अगर बात करें तो भारत जो है ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिससे विदेशों में जो प्रवासी कामगार हैं उनके द्वारा जो धन भेजा गया है वो 100 अरब डॉलर जो है हो चुका है। ठीक है, साल 2022 में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, विदेशों में जो कामगार हैं उनके द्वारा जो धन भेजा गया है तो उसके मामले में जो भारत है ये पहला देश बन गया है क्योंकि इसे 100 अरब डॉलर का प्रेषण जो है इसे प्राप्त हुआ है, यानी रेमिटेंस आप कह सकते हैं, प्रेषित धन जो है ये प्राप्त हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे भारत। अगला है नागपुर मेट्रो ने कितने मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट यानी कि मेट्रो का निर्माण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 3140 मीटर का। दोस्तों नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट यानी मेट्रो का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और इसे नागपुर में वर्धा रोड द्वारा हासिल किया गया था। वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर वायडक्ट में 3 मेट्रो स्टेशन हैं। कौन कौन से, तो छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन के एक बयान के अनुसार नागपुर महाराष्ट्र में, क्योंकि जो नागपुर है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर महाराष्ट्र में वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर का डबल डेकर वायडक्ट 5 मार्च 2019 को मेट्रो रेल यातायात द्वारा शुरू किया गया था, और 13 नवंबर 2020 को राजमार्ग यातायात के लिए किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बन गया है। इससे पहले ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा एशिया और भारत में सबसे लंबी संरचना के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा दुनिया का
सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट यानी मेट्रो का जो निर्माण है वो कहाँ पे है और किसको अभी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया, तो नागपुर मेट्रो को याद रखेंगे। यहाँ पर जो है 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी इसे जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसको जो है प्रमाण किया गया। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी इसमें जो है इसका नाम आया। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अभी जो है ये दुनिया का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो रिकॉर्ड है वो बन गया है कि सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण जो है किसके निर्माण जो है कहाँ पे है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कितना लंबा है तो 3140 मीटर यानी कि 3.14 किलोमीटर का ये लंबा डबल डेकर वायडक्ट होगा। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कितना है तो वो भी याद रखेंगे, 3.14 किलोमीटर। अगला है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 48वां। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। 4 साल पहले जो भारत है ये 102वें स्थान पे था। अब अगर हम बात करते हैं जो पड़ोसी देश हैं उनकी, तो प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भारत का स्कोर चीन से ज़्यादा है, क्योंकि चीन 49वें, इसराइल 50वें, तुर्की 54 से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 70.39% के स्कोर के साथ 100वें स्थान पर है। ठीक, ये पड़ोसी देश हो गए। रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर रहा वो कौन सा देश है, तो सिंगापुर जो है ये शीर्ष पर है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, कौन सी, तो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, इसमें जो भारत है ये 48वें स्थान पर है, पहले स्थान पर है सिंगापुर। अगला है हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है, एटीएम मशीन है, लेकिन ये नॉर्मल एटीएम मशीन नहीं है। ये कैसी है, ये गोल्ड एटीएम मशीन है, यानी इस मशीन के माध्यम से क्या होता है, गोल्ड निकलता है। दोस्तों हैदराबाद में देश में पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देश में ये पहली बार ऐसा है, तो हैदराबाद में देश में पहली बार एक ऐसा एटीएम जो है बनाया गया, ऐसा एटीएम लगा है जिसमें लोग सोना निकाल सकते हैं। गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाया गया यह एटीएम सोने के सिक्के देता है। गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। अब इसमें जो सिक्के रखे जाएंगे वो 8 तरह के रखे जाएंगे, यानी कि 0.5 ग्राम का सिक्का, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम, ये इसमें विकल्प रहेंगे। यानी इतने जो ग्राम है इसके सिक्के रखे जाएंगे। यह भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है कहाँ पे स्थापित हुआ, हैदराबाद में। अगर ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पे स्थापित हुआ, तब भी आंसर आप याद रखेंगे हैदराबाद में। ठीक, समझ चुके होंगे कि क्या है ये एटीएम। तो इसमें सोने के सिक्के जो है वो लोग खरीद सकेंगे। और दोस्तों जो सोने के सिक्के हैं वो 8 तरह के सिक्के इसमें जो है लोग खरीद सकते हैं। कितने कितने ग्राम के वो यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, और किसके जरिए, तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये सिक्के खरीदे जा सकते हैं। अगला है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर में। दोस्तों भारत की अध्यक्षता में पहली जो G20 शेरपा बैठक है वो 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में शुरू हुई। अमिताभ कांत 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के प्रतिनिधि और 9 अद्वितीय आमंत्रित देश चर्चा में भाग लेंगे। तो इस चीज को याद रखेंगे आप कि भारत की अध्यक्षता में जो G20 है, क्योंकि भारत अपनी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, तो जो पहली बैठक है वो कहाँ पे शुरू हुई है, तो 4 दिसंबर 2022 को पहली बैठक शुरू हुई। और ये कहाँ पे, तो राजस्थान के उदयपुर में ये पहली बैठक शुरू हुई है, G20 शेरपा बैठक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये 4 दिवसीय बैठक है, यानी कि 4 दिसंबर से शुरू हुई है, तो 4, 5, 6 और 7 दिसंबर तक ये चलेगी। तो इसको याद रखेंगे आप कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत की अध्यक्षता में पहली जो G20 शेरपा बैठक है उसकी मेजबानी किस शहर ने की, तो उदयपुर ने इसकी मेजबानी की है। अगला है संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है,
तो जो संगम अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों संगम अभ्यास का जो 7वां संस्करण है ये भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गया है। संयुक्त जो संगम अभ्यास है ये पहली बार कब आया था, क्योंकि अभी जो है ये 7वां संस्करण है, तो पहली बार जो ये अभ्यास है ये 1994 में आयोजित किया गया था और यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो उनके बीच विश्वास और दोस्ती को दर्शाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आपसे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो संगम अभ्यास ये पूछा जाएगा कि संगम अभ्यास किन दो देशों के बीच का नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भारत और जो है अमेरिका की नौसेना के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। याद रखेंगे संगम अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, तो ये जो है गोवा में आयोजित हो रहा है। गोवा में जो है ये अभ्यास हो रहा है। तो दोस्तों ये थे 7 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था, पाकिस्तान, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो, क्योंकि कुछ लोग जो है कुछ स्टूडेंट रेगुलर क्वेश्चन का आंसर करते हैं लेकिन सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। यह आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फट गया है। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।